चलो दोस्तों शुरू करते हैं प्रेत आत्मा की गवाही। मनोचित्र कथा की है दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनना। ये इस सेट की कॉमिक्स हैं, आप देख सकते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। कई साल पहले रामपुर एक गांव हुआ करता था, लेकिन जब से ग्राम विकास का काम शुरू हुआ था, रामपुर में काफ़ी उन्नति हुई थी। खेती के साथ साथ व्यापार का भी विस्तार हुआ था। अतः रामपुर ग्राम वासियों की आर्थिक अवस्था में ज़बरदस्त परिवर्तन आया था। लेकिन ग्राम के मुखिया धर्मवीर सिंह, मास्टर जगदीश प्रसाद, डाक बाबू तुलीराम और लाला धनीराम की दोस्ती में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वे चारों आज भी पहले की तरह हर शाम चौपाल में एकत्रित होते थे और अपने दुख सुख आपस में बांट लेते थे। वे आपस में अपना कोई भेद नहीं छुपाते थे। ग्रामवासी उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। एक दिन, अरे आज धर्मवीर नहीं आया, आता ही होगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि शाम हो जाए और हम चारों यहाँ एकत्रित न हो। आंधी हो तूफान हो, हम चारों यहाँ ज़रूर इकट्ठे होते हैं। सो तो है, लेकिन मुखिया ने इतनी देर तो कभी नहीं की। मुखिया के बिना कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा है। आने दो मुखिया को, फिर खबर लेंगे उसकी। लेकिन जब काफ़ी देर हो गई और मुखिया नहीं आया, समझ में नहीं आता आज मुखिया को क्या हो गया है। कहीं मुखिया की तबीयत खराब न हो गई हो। तुम तो जानते हो वह दिल का मरीज है। अगर तबीयत खराब हो गई थी तो अपने भाई लाखन से खबर तो करवा सकता था। लाखन लाखन का कोई ठौर ठिकाना भी है लाला? क्या पता वह घर पर है भी कि नहीं। क्यों न मुखिया के घर चला जाए। तब तीनों एक मत हो मुखिया धर्मवीर के घर की ओर चल पड़े। उधर मुखिया धर्मवीर की हवेली में, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ धर्मवीर, मुझे 5,000 दे दे, वरना 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 क्या कर लेगा तू? जान ले लेगा मेरी? मैं रुपयों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ज़रूरत पड़ी तो तेरा खून भी कर दूंगा। तो कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। आज तक मैं तेरी हर जाति बर्दाश्त करता रहा। सौतेला होते हुए भी मैंने तुझे कभी सौतेला नहीं समझा। तू रुपया जुए, शराब और कोठों पर उड़ाता रहा, पर मैं चुप रहा। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, तू कभी नहीं सुधरेगा। इस समय भी तू नशे में धुत है, तो तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? इस ज़मीन जायदाद धन दौलत में मेरा भी बराबर का हिस्सा है। मैं अपने हिस्से का कुछ भी करूँ। तू अपना हिस्सा पहले ही लेकर उड़ा चुका है। अब जो कुछ है वह मेरा है। मैं अपना सब कुछ अपने बेटे राहुल के नाम कर दूंगा। मैं तुझे करने दूंगा तब तो तू कुछ करेगा। ठीक है, मैं कल ही वकील को बुलवाता हूँ। तू रोक कर दिखाइयो। कल किसने देखी है बड़े भैया? कहने के साथ ही लाखन ने चाकू निकाल लिया। कल तक तू जिंदा रहेगा तब तो वसीयत करेगा न? हा। तेरी यह जरूरत, मेरा खाता है और मुझे ही चाकू दिखाता है। सटाक, नीचबाजी दूर हो जा मेरी नज़रों से। तूने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खून कर दूंगा तेरा। और फिर खच आ। अगले पल धर्मवीर का अमृत शरीर फर्श पर पड़ा था। ओ यह मैंने क्या किया? इसके खून के इल्ज़ाम में मुझे फांसी हो जाएगी और मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाऊं? तभी बाहर से उभरती आवाज़ ने लाखन को चौंकाया। ओ मुखिया, घर में हो क्या? ओ यह तो लाला धनीराम की आवाज़ मालूम होती है। इस कमखत को भी अभी आना था। तभी आवाज़ फिर सुनाई दी। मुखिया, तुम बाहर आते हो या हम अंदर आए? वो लाला के साथ और भी लोग हैं। उनके अंदर आने से पहले मुझे ही उनके पास पहुंच जाना चाहिए। अगर उन लोगों ने धर्मवीर की लाश देख ली तो मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। यह सोच लाखन तुरंत कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन कमरे से बाहर आते ही लाखन ठिठक कर रुक गया। अगर उन्होंने धर्मवीर से मिलने की जिद की तो मैं क्या करूँगा? मुझे उन्हें कोई माकूल जवाब देकर टालना होगा। और फिर मन ही मन लाला और उसके साथियों को टालने की योजना तैयार कर लाखन ने आगे बढ़कर मुख्य द्वार खोल दिया। राम राम लाला जी, आप लोग इस समय?
अरे वह तुम्हारा भाई मुखिया कहाँ है? भैया तो सुबह ही शहर चले गए थे। शहर? लेकिन क्यों? कल शाम हम मिले थे, तब तो उसने हमें शहर जाने के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो बात यह है कि रात राहुल के हॉस्टल से कोई आया था। उसने भैया को बताया कि राहुल सख्त बीमार है, सो वे उसके साथ सवेरे ही निकल गए। ओह अच्छा भाई लाखन, हम चलते हैं। मुखिया लौटे तो कहना हम आए थे। जी। तत्पश्चात वे तीनों वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद आज तो मैंने उन्हें टाल दिया, लेकिन 2-4 दिन बाद वे फिर धर्मवीर के बारे में पूछेंगे। तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मुझे कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लाखन का मस्तिष्क तुरंत सक्रिय उठा। थोड़ी देर बाद, वाह क्या आइडिया आया है भेजे में। अब किसी को सपने में भी ख्याल नहीं आएगा कि मैंने धर्मवीर की हत्या की है। फिर लाखन ने हवेली के अंदर जाकर मुख्य द्वार बंद कर दिया। रात में मैं धर्मवीर की लाश ठिकाने लगा दूंगा। कुछ दिन बाद चौपाल में, ऐसा लगता है मुखिया के बेटे की हालत सुधरी नहीं है, वरना वह इतने दिन शहर में नहीं रुकता। मैं आज मुखिया के यहाँ गया था, पर लाखन से भी मुलाकात न उसकी। सिर्फ इतना ही पता लगा कि वह भी शहर गया हुआ है। फिर तो लाखन के लौटने पर ही कुछ पता चल पाएगा कि राहुल की तबीयत कैसी है और मुखिया कब तक लौटेगा। तभी लाखन रोता बिलखता वहाँ आ पहुँचा। हाय मैं तो अनाथ हो गया, बर्बाद हो गया, बूहू। अरे लाखन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? खैरियत तो है न? क्या बताऊं, काश उस दिन भैया शहर न गए होते, बूहू। आखिर हुआ क्या लाखन? बड़े भैया हम सबको छोड़कर चले गए, बूहू। क्या? नहीं लाखन, तुम झूठ बोल रहे हो, मुखिया नहीं मर सकता। बीमार तो राहुल था न? आप लोग तो जानते हैं भैया दिल के मरीज थे। आखिर यह हुआ कैसे? शहर पहुंचते ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। वहां उन्हें एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मुझे जैसे ही खबर मिली मैं दौड़ा दौड़ा शहर पहुंच गया, लेकिन भैया को नहीं बचा सका। मरते वक्त भैया आप लोगों को बहुत याद कर रहे थे। उनके होठों पर बस एक ही बात थी, लाखन भैया राहुल का ख्याल रखना, उसे अभी मेरी मौत की खबर न होने देना, बूहू। तो क्या मुखिया की चिता को आग? मैं अभी उनकी चिता को आग देकर ही लौट रहा हूँ। क्या करता, भैया को दिया हुआ वचन तोड़ भी तो नहीं सकता था। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि उनकी 13वीं पर आकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ज़रूर करिएगा। हम ज़रूर आएंगे लाखन, ज़रूर आएंगे। कहते कहते लाला धनीराम का स्वर भर्रा उठा और आंखों में आंसू उमड़ पड़े। क्या खबर थी कि मुखिया इतनी जल्दी साथ छोड़ जाएगा। पर लाखन मेरी एक गुजारिश है, 13वीं की रस्म राहुल के द्वारा ही पूरी करवाना। ठीक है, आप लोग कहते हैं तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। तत्पश्चात लाखन रोते हुए उनसे विदा ले वहाँ से चला गया। फिर 13वीं के दिन रस्म क्रिया निपटाने के बाद, लाखन अब इस हवेली की मान मर्यादा और राहुल को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ पड़ी है। मुखिया राहुल को खूब पढ़ाना चाहता था। वह चाहता था राहुल बड़ा होकर जज बने। तुम उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करना लाखन, तभी मुखिया की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं बड़ा अभागा हूँ, जीते जी तो भैया को कोई सुख नहीं दे सका। अगर मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति न पहुँचा सका तो मुझसे कमीना आदमी और कौन होगा। मैं कसम खाता हूँ आज से मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगा। शाबाश लाखन, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तत्पश्चात तीनों वहाँ से चले गए। पर वे क्या जानते थे कि 13वीं की रस्म क्रिया के पीछे लाखन की क्या चाल थी। लाखन न कभी सुधरा था न सुधर सकता था। उस रात लाखन ने जी भरकर शराब पी और हवेली में मुजरा करवाया। जो मैं तेरी राजा तेरी दुल्हनिया, जो मैं होती राजा तेरी दुल्हनिया, वाह वाह चमेली रानी वाह। राहुल सोच रहा था। चाचा ने तो कहा था वह कोई बुरा काम नहीं करेगा, लेकिन यह सब क्या है? आज के दिन भी चाचा सब्र नहीं कर सके। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अगले दिन सुबह होते राहुल लाखन से बोला,
चाचा मेरे शहर जाने का बंदोबस्त कर दो, मैं हॉस्टल वापस जाना चाहता हूँ। हॉस्टल कहने के साथ ही लाखन उठा और खा जाने वाली नज़रों से राहुल को घूरते हुए बोला, तू हॉस्टल चला जाएगा तो खेतों में काम क्या तेरा बाप करेगा? चाचा बापू के बारे में कुछ मत कहिए। सुन बे, नेक बाप की नेक औलाद, आज से शहर और हॉस्टल के सपने देखना छोड़ दे। हाँ, आज से तू खेतों में काम करेगा, अपने पसीने से खेतों को सींचेगा, तभी तुझे 2 वक्त की रोटी मिलेगी। अब जाकर अपना काम कर, मेरी नींद मत खराब कर। लेकिन सटाक, हाँ, फिर कभी लेकिन वेकिन की तो खाल खींच कर जिस्म में भूसा भर दूंगा। अब जाता या कोई कसर बाकी है? जाता हूँ, मुझे मत मारो चाचा। फिर राहुल उठा और रोता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसी दिन शाम को स्कूल से लौटते हुए मास्टर जगदीश राहुल को हल जोतते देख चौंका। अरे राहुल, उस बंजर ज़मीन पर हल क्यों जोत रहा है? फिर मास्टर जगदीश ने राहुल के निकट पहुंचकर पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो राहुल? तुम्हें इस बंजर ज़मीन पर हल जोतने की क्या ज़रूरत है? लाखन चाचा का हुक्म है मास्टर जी। उसने कहा है अगर मैंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो वह मुझे रोटी नहीं देगा। वो समझा, जिस तरह कुत्ते की दुम 10 साल नली में रखने के बाद भी सीधी नहीं हो सकती, उसी तरह लाखन भी नहीं सुधर सकता। अभी मुखिया की चिता पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई है और लाखन नीचता पर उतर आया, लेकिन अपने जीते जी मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगा। फिर मास्टर दृढ़ स्वर में बोले, राहुल बेटे, छोड़ दे यह हल और मेरे साथ चल। अभी मैं जिंदा हूँ, तुझे 2 वक्त की रोटी के लिए लाखन के सामने हाथ फैलाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। तत्पश्चात मास्टर जगदीश प्रसाद राहुल को अपने साथ घर ले गए। राहुल को घर छोड़ मास्टर जगदीश प्रसाद लाला और डाक बाबू से मिला और सारा वृत्तांत सुनाने के बाद बोला, हमारे रहते अगर हमारे दोस्त के बेटे पर जुल्म हुआ तो हमारी दोस्ती पर लानत है। तुम ठीक कहते हो मास्टर, हमें पंचायत बुलाकर राहुल को उसका अधिकार दिलाना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से पहले एक बार लाखन से मिलकर उसके मन की बात जान लेना बेहतर होगा। हो सकता है पंचायत बुलाने की ज़रूरत ही न पड़े। ठीक है, मैं अभी हवेली जाकर लाखन से मिलता हूँ। और फिर मास्टर जगदीश सीधा हवेली पहुँच गया। लेकिन हवेली के द्वार पर ताला देख मास्टर सोच में पड़ गया। पता नहीं वह कमीना कितने बजे लौटे। खैर, कितनी देर क्यों न लग जाए, मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। यह निश्चय कर मास्टर वही द्वार पर बैठकर लाखन के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। रात करीब 11 बजे। मैं शराबी नहीं, मैं हिच। जब लाखन द्वार के निकट पहुंचा, वाह लाखन, मुखिया को दिए हुए वचन को खूब निभा रहे हो। मास्टर तुम हिच, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम जो कर रहे हो वह ठीक नहीं है। राहुल पर जुल्म मत करो वरना पछताओगे। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो मास्टर? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मत भूलो कि मुखिया का वारिस राहुल है। अगर तुमने उसका हक सीधे हाथ नहीं दिया तो हम पंचायत बुलवाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। तुम्हें जो करना है कर लो, पर एक बात अच्छी तरह जान लो, भैया की संपत्ति का वारिस राहुल नहीं, मैं हूँ हिच। मरते वक्त वह सब कुछ मेरे नाम कर गया है। असंभव, मुखिया को तुमसे सख्त नफरत थी, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। विश्वास नहीं होता तो यहीं ठहरो, मैं अभी तुम्हें भैया की वसीयत दिखाता हूँ हिच। इतना कह लाखन दरवाजे की ओर बढ़ा और ताला खोलकर अंदर चला गया। हे भगवान, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? क्या मुखिया कभी ऐसी गलती कर सकता है? थोड़ी देर बाद, लो देख लो वसीयत और पहचान लो अपने यार के दस्तखत। ओह, वसीयत पढ़ने के बाद, वो दस्तक तो धर्मवीर के ही हैं। यह मुखिया ने क्या किया? खुद अपने हाथों अपने बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया। तभी लाखन मास्टर जगदीश की सोचों को भंग करते हुए बोला, पढ़ चुके? हाँ। लाओ कागज़ मुझे दो और घर जाकर चैन से सो। आइंदा यहाँ आने की गलती मत करना। तब मास्टर जगदीश
वसीयतनामा लाखन के हवाले कर उदास मन से वापस लौट पड़ा। बड़ा आया था मुझे कानून की धमकी देने। अबे मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। तुम लोग सिर पटक कर रह जाओगे, लेकिन मेरा कुछ न बिगाड़ पाओगे। चलते चलते मास्टर जगदीश जब बंजर जमीन के समीप खड़े वट वृक्ष के नीचे से गुजरा तो अचानक किसी को अपना नाम पुकारते सुन ठिठक कर रुक गया। मास्टर जगदीश, इतनी रात गए, यहाँ कौन मुझे पुकार सकता है? फिर कौन है? मुझे पहचाना नहीं मास्टर? मैं तुम्हारा दोस्त मुखिया धर्मवीर हूँ। मुखिया धर्मवीर, तुम जिंदा हो? पर तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। इस बार आवाज़ सुन मास्टर जगदीश अपनी एड़ी पर घूम गया। तभी वट वृक्ष की एक मोटी डाल नीचे झूल गई और मास्टर की नज़र डाल पर बैठे मुखिया पर जा टिकी। मुखिया, तुम पेड़ पर बैठे क्या कर रहे हो? लाखन ने तो हमें बताया था कि दिल का दौरा पड़ने से तुम्हारा देहांत हो गया है। हाँ मास्टर, मैं अपना नश्वर शरीर त्याग चुका हूँ, लेकिन मैं स्वाभाविक मौत नहीं मरा हूँ। मेरी हत्या की गई है। लाखन ने तुम लोगों को जो कुछ बताया है वह उसकी मनगढ़ंत कहानी है। सच्चाई तो यह है कि उसने मेरी हत्या कर लाश पत्थर से बांधकर अंधे कुएं में फेंक दी थी। क्या? मैं यही बताने के लिए यहाँ बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम मेरे मित्र हो, मेरे हत्यारों को सज़ा दिलवाओ। जब तक लाखन को सज़ा नहीं मिलेगी मेरी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। तो क्या उसने तुम्हें धमकाकर वसीयत में पर तुमसे दस्तखत कराए थे? नहीं, मैंने कोई वसीयत नहीं की है। कानून के मुताबिक मेरे बाद मेरा बेटा राहुल ही मेरी तमाम संपत्ति का वारिस है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरी बात ध्यान में रखना। इतना कह मुखिया की प्रेतात्मा डाल से ओझल हो गई और डाल भी ऊपर चली गई। मास्टर जगदीश जैसे सपने से जागा। वो यह सब क्या था? क्या मैं सचमुच मुखिया की प्रेतात्मा से बात कर रहा था? जो कुछ मैंने देखा वह सुना, अगर वह सच है तो अंधे कुएं से मुखिया की लाश जरूर बरामद होगी। फिर मास्टर जगदीश सिर झटकता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन सुबह ही मास्टर जगदीश ने लाला धनीराम और तुलीराम को लाखन की मक्कारी की जानकारी देने के बाद मुखिया की प्रेतात्मा से हुई मुलाकात और बातचीत के बारे में भी बता दिया। मास्टर, इससे तो साफ जाहिर है कि लाखन ने जो वसीयत तुम्हें दिखाई थी वह जाली थी। हाँ, पर जाली वसीयत का मामला तो अदालत ही सुलझा सकती है। वसीयत को छोड़ो, पहले मुखिया की लाश की सोचो जो कुएं में पड़ी है। हमें फौरन दरोगा को इतला देनी चाहिए। लाश के बाहर आते ही सच्चाई जाहिर हो जाएगी और लाखन को अपने किए का दंड मिल जाएगा। तब उन्होंने चौकी जा दरोगा कंवर सेन को सारा वृत्तांत कह सुनाया। सब कुछ सुनने के बाद दरोगा बोला, अजीब किस्सा है। हकीकत में ऐसा वाक़या मेरे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। यह किस्सा नहीं दरोगा साहब, हकीकत है। मेरी मुखिया की प्रेतात्मा से रूबरू बातें हुई हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या दरोगा साहब, आप कुएं की तलाशी लेकर तो देखिए। ठीक है, आप लोग गांव के इज्जतदार आदमी हैं, इसलिए मैं आप लोगों की बात टालूंगा नहीं। तब दरोगा अपने दल सहित मास्टर लाला और डाक बाबू के साथ चल पड़ा। गांव के अंधे कुएं पर पहुंच दरोगा ने कुएं में लाश ढूंढने का हुक्म दिया। जल्दी ही एक सड़ी गली व फूली हुई लाश को बड़ी मुश्किल से कुएं में से बाहर निकाल कर रखा गया तो मास्टर जगदीश फौरन बोला, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि मुखिया की प्रेतात्मा मुझे मिली थी। मुमकिन है? मुमकिन नहीं साहब, यह सच है, वरना लाश यहाँ बरामद न होती। मैं अगर मान भी लूँ तो क्या होगा? लालाजी अदालत ऐसी दलीलों को हरगिज नहीं मानेगी। तो क्या लाश के बरामद होने से यह सिद्ध नहीं होता कि लाखन ही मुखिया का हत्यारा है? लाखन हत्यारा है या नहीं, यह फैसला तो अदालत करेगी। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि अपनी तफ्तीश में मैं कोई कसर बाकी नहीं रखूँगा। फिलहाल लाश की शिनाख्त होनी ज़रूरी है। लाश इस कदर गल सड़ चुकी है कि पहचानना मुश्किल है। आप लोग लाश को ध्यान से देखकर बताइए।
क्या यह लाश मुखिया धर्मवीर की है? इसमें क्या शक है? कानूनी कार्रवाई सिर्फ अंदाज़ा लगाकर पूरी नहीं की जाती, पहचान के चिन्ह है सबूत भी पंचनामे में लिखने पड़ते हैं। आप लोग किस आधार पर कहते हैं कि यह लाश मुखिया धर्मवीर की है, अन्य किसी की नहीं? दरोगा का प्रश्न सुन तीनों को जैसे सांप सूंघ गया। उन्हें खामोश देख दरोगा बोला, खैर आप लोग चौकी चलकर अपना बयान लिखवा दीजिए, तत्पश्चात मैं अपनी कार्रवाई शुरू करूंगा। जी। चौकी में मास्टर जगदीश, लाला धनीराम और डाक बाबू तुलीराम का बयान दर्ज करने के बाद दरोगा कंवर सेन ने 2 सिपाही लाखन को पकड़ लाने के लिए हवेली भेज दिए। जब सिपाही लाखन को लेकर चौकी आए तो दरोगा अपना रौब दिखाते हुए बोला, लाखन सच उगल दे, इसी में तेरी भलाई है, वरना डंडे मार मार कर सच उगलवा लूँगा। दरोगा साहब मैं सच कहता हूँ, बड़े भैया का देहांत शहर के अस्पताल में हुआ था। फिर वह अपनी जेब से डेथ सर्टिफिकेट निकाल कर दरोगा के हाथ में थमाते हुए बोला, आप खुद ही देख लीजिए, डॉक्टर का दिया हुआ डेथ सर्टिफिकेट गलत नहीं हो सकता। सो तो मैं देख लूँगा बच्चू, पर एक बात याद रख, झूठ के पैर नहीं होते, जुर्म के सबूत मिल ही जाते हैं। जिस दिन सबूत मिल जाए उस दिन आप खुद मुझे सूली पर लटका देना हुजूर। पर मैं सच कहता हूँ, कुएं से मिली लाश भैया की नहीं है। मास्टर लाला और डाक बाबू मुझसे जलते हैं, मुझे फंसाने के लिए ही उन्होंने यह चाल चली है। चाल के बच्चे मैं तेरी खाल खींच लूँगा, तेरी हरकतें मुझसे छिपी नहीं हैं। बेशक मैं बुरा आदमी हूँ, पर इतना बुरा नहीं कि अपने हाथों से अपने देवता स्वरूप भाई का खून कर दूँ। तब दरोगा झुंझला कर बोला, ले जाओ साले को और डाल दो हवालात में, इसकी खबर मैं बाद में लूँगा। जी, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दीजिए दरोगा साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। साला मक्कार मुझे उल्लू बनाता है। फिर अपनी छानबीन के दौरान दरोगा ने काफ़ी हाथ पैर मारे, लेकिन उसके हाथ कोई ऐसा ठोस सबूत न लगा जिससे यह साबित होता कि लाखन कुएं से मिले व्यक्ति का हत्यारा है। मजबूर और दरोगा को जगदीश, धनीराम और तुलीराम की गवाही और बयानों पर हत्या का केस बनाकर लाखन को अदालत में पेश करना पड़ा। मुकदमा चला। अदालत में तो लाखन की पैरवी कर रहे वकील ने पुलिस की दलीलों की धज्जियां उड़ाते हुए न्यायमूर्ति से कहा, योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर लगाया गया इल्ज़ाम झूठा और बेबुनियाद है। अस्पताल में मुखिया धर्मवीर का इलाज करने वाले डॉक्टर के बयान से साबित हो जाता है कि धर्मवीर की मौत शहर में अस्पताल में हुई थी। यहाँ तक कि दाह संस्कार भी शहर में ही हुआ। इसका प्रमाण पत्र भी अदालत में पेश किया जा चुका है। इसके विपरीत पुलिस ने ऐसा कोई ठोस सबूत अदालत में प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि कुएं से बरामद होने वाली लाश मुखिया धर्मवीर की थी। 3 आदमियों के सिर्फ कह भर देने से यह साबित नहीं हो जाता कि वह लाश धर्मवीर की थी और उसकी हत्या मेरे मुवक्किल लाखन ने की है। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मेरे मुवक्किल को बाजिद बरी कर दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। तब न्यायमूर्ति ने सरकारी वकील को अंतिम बहस शुरू करने के लिए कहा, लेकिन सरकारी वकील बोला, सॉरी योर ऑनर, आज मैं इस केस के बारे में कुछ भी बोलना उचित नहीं समझ रहा हूँ। मुझे 1 दिन की मोहलत और दी जाए। मैं कल यह साबित कर दूंगा कि कुएं से मिलने वाली लाश मुखिया की थी और लाखन उसका हत्यारा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त सिर्फ अदालत का समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। अचानक अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। आदेश देने के साथ ही न्यायमूर्ति अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अगले दिन अदालत कक्ष खचाखच भरा हुआ था। अदालत आरंभ होने पर जैसे सरकारी वकील ने अपनी बहस शुरू की, न्यायमूर्ति उसे टोकते हुए बोले, मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आज का समय आपको दलीलें देने के लिए नहीं, बल्कि अपने पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश करने के लिए दिया गया था। अगर आपके पास कत्ल का कोई ठोस सबूत या कोई चश्मदीद गवाह है तो उसे पेश कीजिए। तभी मुखिया धर्मवीर अदालत कक्ष में दाखिल होता हुआ बोला, मुखिया के कत्ल का चश्मदीद गवाह मैं खुद हूँ हुजूर। कौन हो तुम?
तब मुखिया जज महोदय के सामने पहुंचकर बोला, मैं मुखिया धर्मवीर हूँ हुजूर। क्या? तभी लाखन पागलों के समान चीख उठा, नहीं, तुम धर्मवीर नहीं हो। धर्मवीर को तो मैंने अपने हाथों से चाकू घोंपा था और उसकी लाश को पत्थर से बांधकर अंधे कुएं में फेंक दिया था। तुम कोई फरेबी हो। मैं फरेबी नहीं, मुखिया धर्मवीर ही हूँ। कमीने, तेरा जुर्म साबित करने के लिए मुझे खुद गवाही देने अदालत में आना पड़ा। याद कर, 14 अप्रैल की शाम तू नशे में धुत मुझसे पैसे मांगने आया था। जब मैंने रुपया देने से इनकार किया तो तू मुझे भला बुरा कहने लगा और मैंने तेरे मुंह पर तमाचा दे मारा। तूने गुस्से में आकर मेरा खून कर दिया। हाँ, मैंने तुम्हारी हत्या की थी। अगर मैं ऐसा न करता तो तुम अपनी दौलत और जायदाद अपने बेटे राहुल के नाम लिख देते। तुम्हारी लाश कुएं में ठिकाने लगाने के बाद मैं शहर गया और अपने दोस्त डॉक्टर रमेश से मिला। उसे लालच देकर मैंने न केवल तुम्हारे नाम का डेथ सर्टिफिकेट ले लिया, बल्कि एक लावारिस लाश भी प्राप्त कर ली। उस लाश को मैं शमशान ले गया और डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर तुम्हारे नाम का पर्चा कटवा लिया। इस तरह मैंने अपने बचाव के सारे सबूत जुटा लिए, पर तूने यहाँ आकर मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। इतना कह लाखन कटघरे से कूदकर मुखिया की तरफ लपकता हुआ गुर्राया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा धर्मवीर। उस दिन तू बच गया, पर आज मेरे हाथों नहीं बच पाएगा। हा। लेकिन इससे पहले कि लाखन मुखिया के पास पहुंच पाता, दरोगा कंवर सेन ने उसे दबोच लिया। तब मुखिया बोला, मूर्ख लाखन, तू अपने जुर्म की कहानी अपनी जुबानी दोहरा चुका है। अब तू कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। तुझे तेरे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। कहने के साथ ही मुखिया का शरीर जोर से कांपा और फर्श पर ढेर हो गया। मुखिया की दशा देख सरकारी वकील लपक कर मुखिया के पास पहुंच गया और उसके शरीर को झकझोरते हुए बोला, मास्टर जगदीश, क्या हुआ आपको? होश में आइए। जल्दी मुखिया को होश आ गया। वह उठकर खड़ा हुआ तो जज महोदय बोले, यह क्या तमाशा है मिस्टर प्रोसिक्यूटर? अभी यह व्यक्ति अपने आप को मुखिया धर्मवीर बता रहा था, पर आप इसे मास्टर जगदीश कहकर पुकार रहे थे। योर ऑनर, अब यह तमाशा खत्म हो चुका है। चूंकि मुजरिम लाखन अपना अपराध स्वीकार कर चुका है और सारे भेद अदालत के सामने खोल चुका है, इसलिए मैं भी अदालत को अंधेरे में नहीं रखूँगा। इतना कहने के साथ ही सरकारी वकील ने मुखिया के चेहरे से मास्क खींच लिया और बोला, यह मुखिया धर्मवीर नहीं, मास्टर जगदीश है। ओ। उधर लाखन को जब सच्चाई का पता चला तो उसने सिर थाम लिया। ओ, यह मैं क्या कर बैठा। इधर सरकारी वकील कह रहा था, आई एम सॉरी योर ऑनर्स, सच्चाई को सामने लाने के लिए ही मुझे यह नाटक करना पड़ा। तब जज महोदय ने फैसले की तारीख का ऐलान करते हुए पुलिस को आदेश दिया कि वह डॉक्टर रमेश को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाए और अदालत बर्खास्त कर दी। अदालत भंग होते ही लाखन को हिरासत में ले जेल भेज दिया गया। उसी शाम डॉक्टर रमेश को पुलिस ने गलत डेथ सर्टिफिकेट और अदालत में झूठा बयान देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। इस सफलता की खुशी में दरोगा कंवर सेन ने अपने घर में छोटी सी दावत दे डाली। इस दावत में सरकारी वकील के अलावा मास्टर जगदीश, लाला धनीराम, तुलीराम और राहुल भी उपस्थित थे। दावत के बाद दरोगा सरकारी वकील का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, वकील साहब, आपने तो कमाल कर दिया। एक ही रात में केस की रूपरेखा ही बदल डाली। इसमें तारीफ मेरी नहीं, मास्टर जगदीश की है। इन्होंने ही मुझे यह बेहतरीन आइडिया सुझाया था। परंतु एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रही है। फिर सरकारी वकील मास्टर जगदीश से मुखातिब हो बोले, मास्टर जी, जो बात हम में से किसी को मालूम नहीं थी, वह बात आपने कैसे जान ली? मसलन लाखन का रुपया मांगना, मुखिया का थप्पड़ मारना, राहुल के नाम पर वसीयत करना, वगैरह वगैरह। मुझे तो खुद नहीं मालूम कि अदालत में मैं क्या क्या कह गया। मैं अदालत के बाहर खड़ा अंदर जाने के मौके का इंतज़ार कर रहा था। अचानक मेरा जिस्म ज़ोर से कांपने लगा और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। मुझे होश तब आया जब अदालत में आपने मुझे उठाया था। ओह।
और सरकारी वकील सोचने के लिए मजबूर हो गया, तो क्या सचमुच मुखिया की प्रेतात्मा मास्टर के शरीर में प्रवेश कर खुद अदालत में गवाही देने आ गई थी? सरकारी वकील का ख्याल कहाँ तक दुरुस्त था, इसका अंदाज़ा पाठकगण स्वयं लगा सकते हैं। बहरहाल इतना तो स्पष्ट है कि वकील और मास्टर के सुनियोजित नाटक के कारण राहुल को अपना अधिकार, कानून को, उसका मुजरिम और शायद मुखिया की आत्मा को शांति जरूर मिल गई थी। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।